नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और एदु सचिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, जब भी हम भारत की आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? 1857 की क्रांति, है ना? इसे हम स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा धमाका मानते हैं, लेकिन क्या ये सच में पहला था या फिर ये उस बारूद का नतीजा था जो पिछले 100 सालों से भारत के अलग अलग कोनों में धीरे धीरे सुलग रहा था? आज हम उन्हीं अनगिनत चिंगारियों की कहानी को समझने वाले हैं। किसानों, आदिवासियों और राजाओं के उन विद्रोहों की कहानी जिन्होंने 1857 की उस बड़ी आग के लिए जमीन तैयार की। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या 1857 ही अंग्रेजों के खिलाफ पहली बड़ी लड़ाई थी? अब अगर हम अपनी स्कूल की किताबों को याद करें तो जवाब शायद हाँ में ही मिलेगा। पर इतिहास की असल कहानी इससे कई ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। देखिए, सच्चाई ये है कि 1857 कोई अचानक से लगी आग नहीं थी। ये तो उन सैकड़ों छोटी बड़ी चिंगारियों का एक नतीजा था जो पूरे 100 साल से भारत की जमीन पर कहीं ना कहीं सुलग रही थी। कहानी की शुरुआत होती है 1757 से, प्लासी के युद्ध से। वहां से लेकर अगले 100 साल यानी 1857 तक भारत के लिए शांति का समय बिल्कुल नहीं था। ये लगातार संघर्ष का दौर था। देश का शायद ही कोई कोना ऐसा था जहां अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा न उबल रहा हो। और यही विद्रोह वो सीढ़ियां बने जिन पर चढ़कर 1857 का महासंग्राम अपने चरम पर पहुंचा। तो इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम इस मिथक को तोड़ेंगे कि 1857 पहला विद्रोह था। फिर हम किसान, आदिवासी और सैनिकों के संघर्षों को अलग अलग डिटेल में समझेंगे। हाँ, हम ये भी जानेंगे कि आखिर ये विद्रोह सफल क्यों नहीं हो पाए। और फिर अंत में देखेंगे कि कैसे इन सब ने मिलकर 1857 के लिए एक मजबूत जमीन तैयार की। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इतने सारे विद्रोह हैं, इनको एक साथ समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए खासकर परीक्षा के लिहाज से हम इन्हें 3 आसान ग्रुप्स या कह लीजिए धाराओं में बांटकर समझेंगे। ये तरीका न सिर्फ इन्हें याद रखने में मदद करेगा बल्कि हर विद्रोह की जड़ तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। तो ये हैं वो 3 मुख्य श्रेणियां। पहली है किसान और धर्म से जुड़े विद्रोह। इनकी सबसे बड़ी वजह थी अंग्रेजों के लगाए भारी भरकम लगान और जमींदारों का शोषण। दूसरी श्रेणी है जनजातीय विद्रोह, जो जंगलों पर अपने पारंपरिक अधिकार छिन जाने और बाहरी लोगों की दखलंदाजी के खिलाफ हुए। और तीसरी है सैन्य और राजनीतिक विद्रोह। ये उन राजाओं और सैनिकों ने किए जिनकी सत्ता और सम्मान दोनों ही अंग्रेजों ने छीन लिए थे। तो चलिए अब एक एक करके इन तीनों धाराओं को और गहराई से समझते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है किसान और धार्मिक विद्रोह। देखिए, ब्रिटिश शासन की सबसे सीधी और गहरी चोट किसानों पर पड़ी थी। उनकी जो नई भू राजस्व नीतियां थी, उन्होंने किसानों को पूरी तरह से कर्ज के जाल में फंसा दिया था। और इस आर्थिक शोषण से जो गुस्सा पनपा, उसे अक्सर धार्मिक आंदोलनों ने एक आवाज दी, एक संगठित रूप दिया। चलिए इसके कुछ बड़े उदाहरण देखते हैं। बंगाल में तो एक बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। वहां धर्म और किसानों का संघर्ष एक साथ जुड़ गया। एक तरफ था फराजी विद्रोह, जिसे लीड कर रहे थे दादू मियां, और उनका नारा क्या था? समस्त भूमि का मालिक ईश्वर है। मतलब ये जमींदारी सिस्टम पर एक सीधा हमला था। वहीं दूसरी तरफ टीपू मीर के नेतृत्व में पागलपंथी विद्रोह हुआ, जो जमींदारों के जुल्म के खिलाफ एक हथियारबंद संघर्ष था। दोनों ही मामलों में धर्म ने शोषित किसानों को एकजुट होने के लिए एक बहुत मजबूत जरिया दिया। पंजाब का कूका आंदोलन एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे कोई आंदोलन वक्त के साथ अपना रूप बदल सकता है। शुरुआत में भगत जवाहरमल और राम सिंह कूका के नेतृत्व में ये एक धार्मिक सुधार आंदोलन था। मतलब सिख धर्म में जो बुराइयां आ गई थी उन्हें दूर करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजों का दमन बढ़ा, इसका लक्ष्य भी बदल गया। अब ये एक राजनीतिक विद्रोह बन चुका था, जिसका साफ मकसद था अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ना। तो ये दिखाता है कि धार्मिक सुधार और राजनीतिक चेतना अक्सर एक ही सिक्के के 2 पहलू की तरह थे। बात करते हैं फकीर विद्रोह की, जो 1776 से 1777 के बीच हुआ। अब ये फकीर कौन थे? ये घुमंतु मुस्लिम धार्मिक सन्यासी थे। मजनू शाह जैसे नेताओं की अगुवाई में इनका मकसद बिल्कुल साफ था। ये अंग्रेजों की फैक्ट्रियों पर धावा बोलते थे, वहां से कैश, हथियार और गोला बारूद जमा करते थे। अब सुनने में ये शायद लूटपाट लगे, लेकिन ये सिर्फ लूटपाट नहीं थी। ये ब्रिटिश शासन और उनका साथ देने वाले जमींदारों के खिलाफ एक सीधा और खुला विरोध था। अब बात करते हैं अहोम विद्रोह की। देखिए, इस विद्रोह की वजह बहुत सीधी और साफ थी, एक धोखा। हुआ ये कि पहला एंग्लो बर्मी युद्ध खत्म हुआ। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने वादा किया कि वो असम का अहोम साम्राज्य छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही मौका मिला वो अपने वादे से मुकर गए।
बस इसी धोखे के जवाब में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में अहोम लोगों ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। और जानते हैं इस विद्रोह का नतीजा क्या निकला? ये वाकई में असाधारण था। ये उन गिनी चुनी शुरुआती सफलताओं में से एक था जो हमें उस दौर में देखने को मिलती हैं। विद्रोह इतना जबरदस्त और असरदार था कि अंग्रेजों को आखिरकार पीछे हटना ही पड़ा। उन्हें मजबूर होकर अहोम शासकों को उनका इलाका वापस सौंपना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी जीत थी जिसने ये साबित किया कि अगर संगठित होकर लड़ा जाए तो कामयाबी मिल सकती है। किसानों के साथ साथ विरोध की एक और बहुत ताकतवर धारा भारत के जंगलों से निकली और ये था जनजातीय प्रतिरोध। भारत के जो आदिवासी समुदाय थे वो सदियों से अपनी जमीन और जंगल के साथ एक तालमेल बनाकर जी रहे थे, लेकिन ब्रिटिश शासन ने उनकी इस दुनिया में घुसपैठ की, उनके अधिकार छीने और उनकी पूरी जीवन शैली को ही खतरे में डाल दिया। बस इसी के खिलाफ उन्होंने हथियार उठा लिए। जनजातीय विद्रोहों को समझने के लिए दिकू शब्द को समझना बहुत बहुत जरूरी है। आदिवासी समुदाय दिकू शब्द का इस्तेमाल उन बाहरी लोगों के लिए करते थे जिन्होंने आकर उनकी पारंपरिक जिंदगी को तहस नहस कर गया था। अब इन दिकू में कौन कौन शामिल थे? ब्रिटिश अधिकारी, सूदखोर महाजन, जमींदार और ठेकेदार। ये लोग आदिवासियों की जमीन हड़प लेते थे, उन्हें कर्ज के जाल में फंसाते थे और उनका जबरदस्त शोषण करते थे। इसीलिए ज्यादातर जनजातीय विद्रोह इन्हीं दिकुओं और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे। संथाल विद्रोह जो 1855-56 में हुआ वो जनजातीय प्रतिरोध का शायद सबसे ताकतवर उदाहरण है। इसकी जड़ में था अंग्रेजों का परमानेंट सेटलमेंट। इस कानून ने क्या किया कि संथालों की जो पारंपरिक सामुदायिक जमीन थी उसे छीनकर निजी जमींदारों को दे दिया जिनसे अंग्रेज लगान वसूलते थे। आग तब भड़की जब भारी लगान, पुलिस का दमन और महाजनों के शोषण ने जीना ही मुश्किल कर दिया। तब सिद्धू और कानू के नेतृत्व में संथालों ने दिकुओं और अंग्रेजों को भगाने के लिए एक जबरदस्त हिंसक संघर्ष शुरू कर दिया। हालांकि 1856 तक इसे बड़ी क्रूरता से कुचल दिया गया, लेकिन इस विद्रोह की आग ने भविष्य के लिए प्रेरणा का काम किया। और संथाल विद्रोह अकेला नहीं था। विद्रोह की ये आग पूरे भारत के आदिवासी इलाकों में फैल रही थी। जैसे छोटा नागपुर में कोल विद्रोह, जो चावल की शराब पर नए टैक्स और उनकी जमीन बाहरी लोगों को दिए जाने के खिलाफ भड़का। वहीं दूसरी तरफ मेघालय में खासी विद्रोह का कारण बना अंग्रेजों द्वारा सड़क बनाने के लिए जबरन मजदूरी यानी बेगार करवाना। तो वजह भले ही अलग अलग थीं, लेकिन संघर्ष एक ही था, अपनी पहचान, अपनी जमीन और अपनी आजादी को बचाने का। बात रामोसी विद्रोह की। इस विद्रोह की जो मुख्य वजह थी वो थी आर्थिक तंगी और लाचारी। पश्चिमी घाट में भयानक अकाल पड़ा था, भूखमरी फैली हुई थी और लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। इसी बेबसी के चलते 1822 में चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोसियों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने सतारा के आसपास के इलाकों पर धावा बोलना शुरू कर दिया। हालांकि ये विद्रोह ज्यादा लंबा नहीं चला और 1829 तक अंग्रेजों ने इसे पूरी तरह से कुचल दिया था। अब आते हैं भील विद्रोह पर। देखिए, इस विद्रोह के पीछे दो बड़ी वजह एक साथ काम कर रही थीं। एक तरफ मराठों को हराने के बाद अंग्रेज पश्चिमी घाट के इलाके में अपने नए नए कानून लागू कर रहे थे जो भील समुदाय को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे, और दूसरी तरफ जिन्हें गद्दी से हटा दिया गया था वो पेशवा बाजीराव द्वितीय पर्दे के पीछे से छिपकर इस विद्रोह को हवा दे रहे थे, इसे समर्थन दे रहे थे। इन दोनों वजहों ने मिलकर 1825 में एक शक्तिशाली विद्रोह को जन्म दिया। गडकरी विद्रोह को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये गडकरी थे कौन। देखिए, ये कोई आम सैनिक नहीं थे, ये एक वंशानुगत सैन्य जाति थी। मतलब इनके परिवार की पीढ़ियां दर पीढ़ियां मराठा किलों की सेवा करती आ रही थीं। ये सिर्फ उनका काम नहीं था, ये उनकी पहचान थी, उनका सम्मान था, उनकी विरासत थी। और यहीं से विद्रोह की असली चिंगारी भड़की। जब अंग्रेजों ने मराठा किलों पर कब्जा किया तो उन्होंने इन गडकरियों को उनकी पुश्तैनी सेवा से, उनकी हेरिडिटरी सर्विस से निकाल दिया। अब जरा सोचिए, ये सिर्फ नौकरी जाने की बात नहीं थी, ये उनकी विरासत, उनके सम्मान और उनकी रोजी रोटी पर एक सीधा हमला था। और इसी नाइंसाफी के विरोध में उन्होंने 1844 में हथियार उठा लिए। कर्नाटक में रानी चन्नम्मा ने अपने पति की मृत्यु के बाद एक बेटे को गोद लिया, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी विस्तारवादी नीति डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लैप्स के तहत इसे मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया। इस नीति के मुताबिक अगर किसी शासक का अपना पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसका राज्य सीधे ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाता था। ये तो कित्तूर की संप्रभुता पर सीधा सीधा हमला था।
रानी चन्नम्मा ने सरेंडर करने के बजाय विद्रोह का नेतृत्व किया। हालांकि अंत में उन्हें पकड़ लिया गया, पर उनका साहस आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गया। और अब आते हैं उस विद्रोह पर जिसे कई इतिहासकार 1857 का असली ट्रेलर मानते हैं, यानी पाइका विद्रोह। पाइका ओडिशा की एक पारंपरिक लड़ाका जाति थी। 1817 में जब अंग्रेजों ने उनकी सैन्य सेवा के बदले में मिली लगान मुक्त जमीन पर कब्जा कर लिया, तो बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में विद्रोह भड़क उठा। और यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है, ठीक 40 साल बाद 1857 के सिपाही विद्रोह में वही शिकायतें, वही बातें गूंज रही थीं। जमीन का छिन जाना, सम्मान पर चोट और पारंपरिक अधिकारों का हनन। मतलब पाइका विद्रोह ने एक तरह से 1857 का आईना पहले ही दिखा दिया था। ये पॉलीगार विद्रोह आखिर था क्या, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। देखिए, अंग्रेजों के आने से पहले ये पॉलीगार दक्षिण भारत में बेहद ताकतवर जमींदार हुआ करते थे। एक तरह से अपने इलाके के छोटे मोटे राजा। उनके पास पीढ़ियों से चले आ रहे जमीन और प्रशासन के अधिकार थे। लेकिन फिर अंग्रेज आए और उन्होंने एक झटके में उनके सारे पारंपरिक अधिकार खत्म कर दिए। जाहिर सी बात है, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और इसी के जवाब में वीर पांड्या कट्टबोम्मन जैसे महान नेताओं की अगुवाई में पॉलीगारों ने एक भयंकर विद्रोह छेड़ दिया। अब बात करते हैं दीवान वेलु थम्पी के विद्रोह की। ये विद्रोह भी रातों रात नहीं हुआ, इसके पीछे घटनाओं की एक पूरी चेन थी। देखिए, 1805 में अंग्रेजों ने त्रावणकोर के राजा को गद्दी से हटा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य पर एक सहायक संधि यानी सब्सिडियरी अलायंस थोप दी। अब ये संधि एक तरह का मीठा जहर थी, जिसका मतलब था कि राज्य अपनी आजादी खो देगा और ब्रिटिश सेना का सारा खर्च भी उठाएगा। अपने राजा के इसी अपमान और इस जबरदस्ती थोपी गई संधि के खिलाफ 1808 में दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया। और हाँ, ये पॉइंट एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वेलुथम्पी के विद्रोह को इतिहासकार सिर्फ एक स्थानीय संघर्ष के तौर पर नहीं देखते, बल्कि इसे 1857 की महान क्रांति का अग्रदूत या फोर रनर मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसने ये दिखाया कि ब्रिटिश हस्तक्षेप का विरोध किस हद तक जा सकता है और इसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की। तो हमने इतने सारे विद्रोहों के बारे में बात की। किसान लड़ रहे थे, आदिवासी लड़ रहे थे, सैनिक, राजा, सभी लड़ रहे थे। तो एक बहुत स्वाभाविक सवाल उठता है कि ये सारी चिंगारियां मिलकर एक देशव्यापी ज्वाला क्यों नहीं बन पाई? ये विद्रोह आखिर ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में असफल क्यों हुए? चलिए अब परीक्षा के नजरिए से इसका विश्लेषण करते हैं। इन विद्रोहों की विफलता को ना एक अधूरी पहेली की तरह समझा जा सकता है। सोचिए, हर विद्रोह एक टुकड़ा था, लेकिन ये सारे टुकड़े मिलकर एक पूरी तस्वीर नहीं बना पाए। कुछ बहुत जरूरी टुकड़े गायब थे, जो इन सबको एक साथ जोड़ सकते थे। तो वो कौन से 3 गायब टुकड़े थे? चलिए जानते हैं। विफलता के 3 मुख्य कारण थे। पहला, ये विद्रोह स्थानीय थे, यानी लोकलाइज थे। मतलब संथाल अपनी लड़ाई लड़ रहे थे तो कूका अपनी। पूरे देश को एक साथ जोड़ने वाला कोई धागा नहीं था। दूसरा, इनका उद्देश्य सीमित था। हर समूह अपने इलाके के मुद्दे के लिए लड़ रहा था। किसी को टैक्स से परेशानी थी, किसी को जमीन से। एक अखंड भारत या राष्ट्रवाद की सोच अभी पैदा नहीं हुई थी। और तीसरा, और शायद सबसे बड़ा कारण, सैन्य असंतुलन। एक तरफ थे तीर कमान और तलवारें, और दूसरी तरफ थी अंग्रेजों की आधुनिक बंदूकें, तोपें और एक अनुशासित सेना। ये एक बिल्कुल असमान लड़ाई थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इन विद्रोहों को सिर्फ विफल मानकर छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। उनकी जो असली विरासत है वो उनकी विफलता में नहीं, बल्कि उस नींव में है जो उन्होंने रखी। तो चलिए अब इन विद्रोहों के असली महत्व को समझते हैं। तो इनका असली महत्व क्या है? यही कि भले ही ये विफल रहे, लेकिन इन्होंने 1857 के महासंग्राम के लिए जमीन तैयार कर दी। ये विद्रोह एक तरह से ड्रेस रिहर्सल थे। इन्होंने पूरे भारत में विरोध की एक परंपरा बना दी। इन्होंने लोगों को ये दिखाया कि ब्रिटिश शासन को चुनौती दी जा सकती है। और सबसे बढ़कर इन्होंने वो गुस्सा और असंतोष पैदा किया जो 1857 में एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। और अब वो हिस्सा जिसका सभी छात्रों को इंतजार रहता है, ये है हमारी मास्टर रिवीजन टेबल। ये एक खजाने की तरह है। इसमें सभी प्रमुख विद्रोह, उनके साल, उनके नेता और उनके कारण सब एक ही जगह पर दिए गए हैं। फराजी से लेकर पाइका तक सब कुछ। मैं तो यही कहूंगा कि वीडियो को यहीं रोककर इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ये एग्जाम रिवीजन में बहुत ज्यादा काम आएगा।
तो आज के इस विश्लेषण के बाद चलिए ज्ञान को थोड़ा परखा जाए। स्क्रीन पर नेताओं और विद्रोहों की एक सूची है। इनकी सही जोड़ी बनाकर अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। और हाँ, अगर इस विश्लेषण से कुछ नया सीखने को मिला हो तो एडू सचिन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हमेशा याद रखिए, 1857 की आग अचानक नहीं भड़की थी, उसे 100 साल की चिंगारियों ने जलाया था। धन्यवाद।